अच्छा बच्चों, अब हमने जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारा है वेक्टर्स। सही है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये वेक्टर्स क्या होता है। सही। अच्छा, वेक्टर के ओपोजिट भी एक वर्ड होता है, उसको कहते हैं स्केलर। और एक वर्ड आपके पास है वेक्टर। सही है। अच्छा, ये बेसिकली यूज होते हैं दोनों वर्ड फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। सही है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? हर वो क्वांटिटी जिसको आप महसूस कर सकते हो, टच नहीं कर सकते। सही है। आप उसको महसूस, जिस क्वांटिटी को भी आप महसूस कर सकते हो आप उसको मेजर भी कर सकते हो। जैसे नहीं कर सकते, टेंजिबल नहीं है ये, इनटेंजिबल, टच नहीं हो सकती। हाँ, टाइम गुजर रहा है, आप उसको मेजर भी कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, डिवाइसेस के थ्रू। इसी तरह लेंथ। सही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ है, कोई भी चीज है। सही है। आपके जो है हैंड की फिंगर है, आप उसकी जो है वो लेंथ भी मेजर कर सकते हो। सही है, क्योंकि महसूस कर सकते हो, हाँ यार ये लेंथ होगी। सही है, लेंथ को टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल है। सही है, लेकिन महसूस कर सकते हो और मेजर भी कर सकते हो। उसके लिए आपके पास रूलर है, मेजरिंग टेप है और डिवाइसेस है। सही है। तो आपके पास दुनिया के अंदर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटी, हर वो क्वांटिटी जो इनटेंजिबल होती है, जिसको महसूस किया जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता, और उसको मेजर भी किया जा सकता है, वो फिजिकल क्वांटिटी है। बहुत सारी है, लेंथ है, टाइम है, मास है। सही है। तो उसमें से कुछ क्वांटिटीज स्केलर होती है और कुछ क्वांटिटीज वेक्टर होती है। इसी तरह कुछ क्वांटिटीज टेंसर होती है, बट वो अभी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। अच्छा, स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है? हर वो क्वांटिटी जो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताए वो स्केलर है। सही है, ओनली मैग्नीट्यूड। जो सिर्फ मैग्नीट्यूड देगी वो स्केलर क्वांटिटी है। सही, जैसे लेंथ। सही, टाइम, मास, ये सारी आपकी स्केलर क्वांटिटीज है। सही है। अच्छा, वेक्टर क्या है फिर? मैग्नीट्यूड तो जरूर बताएगी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएगी। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सही है। जैसे आपके पास जो है वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी एग्जांपल्स है। फोर्स। सही है, तो ये आपके पास कौन सी क्वांटिटीज है? वेक्टर, कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये डायरेक्शन भी बताएगी। अब जैसे लेंथ की बात करते हैं, अगर आप जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, या दिस वैल्यू ऑफ सेंटीमीटर। ये तो नहीं बोलोगे कि इसकी डायरेक्शन नॉर्थ में है, 1 मीटर नॉर्थ में है, 1 मीटर साउथ में है, 1 मीटर टॉप है, 1 मीटर बॉटम है, ऐसे तो नहीं बोलते। इसी तरह आप किसी भी चीज के, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर कर रहे हो, 5 किलोग्राम से, 10 किलोग्राम से, 20 किलोग्राम से, ऐसा तो नहीं बोलते कि 5 किलोग्राम जो है वो ईस्ट में है, ये 5 किलोग्राम वेस्ट में है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, इसमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है, ये सारी क्वांटिटीज स्केलर है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं बेटा ये आप फोर्स लगाओ, जैसे कार है, गाड़ी है, बंद हो गई है, रुक गई है, नहीं चल रही, धक्का लगाना पड़ेगा। तो ये स्टार्ट करने के लिए XYZ, उसको जहां पर ले जाना है वहां तक पहुंचाने के लिए, तो सवाल एक क्रिएट होता है कि धक्का कहाँ से लगाना है, फ्रंट डायरेक्शन से गाड़ी के या बैक डायरेक्शन से? तो डायरेक्शन आ गई। इसका मतलब वेक्टर आपके पास फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड तो बता रहा है, साथ में डायरेक्शन भी बताएगा, कि डायरेक्शन भी है उसमें। तो ये क्या है आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी। सही है, वेक्टर। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। इस चीज का ख्याल रखना है कि वेक्टर में डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैथ्स के अंदर हम क्या क्वांटिटीज पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में? नहीं, हम वेक्टर्स पढ़ेंगे। उस वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन को बहुत हमने जो है वो केयरफुली देखना होगा कि डायरेक्शन क्या है। अब वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वेक्टर की? सही है। तो वेक्टर बेटा आपके पास जो है वो कोई भी नाम हो सकता है वेक्टर का। सही है, वेक्टर का नाम स्मॉल लेटर्स में भी हो सकता है, कैपिटल लेटर में भी हो सकता है। वेक्टर के ऊपर बेटा एक आपके पास एरो आ जाएगा। वेक्टर पे क्या आ जाएगा? एक एरो। ये एरो बेसिकली उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। सही है। अब आपके पास जो है वो बेटा आपको ये चीज याद रखनी है, एरो में एक होता है हेड, ये हेड, और एक होता है टेल। सही है। वेक्टर बेसिकली बनता है दो पॉइंट्स की मदद से। वेक्टर कैसे बनता है? दो पॉइंट्स की मदद से।
एक टेल वाला पॉइंट और एक पॉइंट आपके पास होता है हेड पे। एरो की डायरेक्शन जिस तरफ होती है वो हेड, और उसके ऑपोजिट में होता है टेल। सही। वेक्टर्स बेसिकली दो पॉइंट से मिलके बनता है। वेक्टर्स कैसे मिलता है? दो पॉइंट से मिलके, एक टेल और एक हेड। जो टेल वाला पॉइंट है आप उसको कहते हो इनिशियल पॉइंट। यहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट। और जहां पे वेक्टर एंड करता है वो पॉइंट जो हेड पे है, सही है, जो एरो की तरफ है, सही है, तो वो आपका होता है फाइनल पॉइंट या एंडिंग पॉइंट। सही है। तो एक आपका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट जो टेल है, और जहां पे एंडिंग पॉइंट या फाइनल पॉइंट वो आपका हेड पे होता है। सही है। तो ये आपके पास जो है वो वेक्टर का डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। सही है। अच्छा, आपके पास जो है वो बेटा एक चीज याद रखना, अगर मैं आपको दो पॉइंट्स गिवन दूं, मैं बोलूँ ए, दो के बराबर और एक पॉइंट, सबसे पहले आप बोलोगे डायरेक्शन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंडिंग कौन सा है, तो एरो बन जाएगा। अगर इस पॉइंट की तरफ है वो एंडिंग पॉइंट है, और जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। सही है। और इस वेक्टर का नेम है ए, और आपके पास ये दोनों पॉइंट्स गिवन है, और आपको बोला जाए वेक्टर ए फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? सिंपली फाइनल पॉइंट एंडिंग पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट एंडिंग पॉइंट क्यू माइनस इनिशियल पॉइंट पी कर दोगे। इसको नॉर्मली ऐसे लिख के दे दिया जाता है, पी क्यू। जब भी ऐसे लिख के दे दिया जाए कि एक वेक्टर निकालो, पी क्यू है, ए बी है, बी सी है, कोई भी है, तो जो पॉइंट पहले लिखा है वो इनिशियल होता है, दिस इज इनिशियल पॉइंट। जो लेटर पहले लिखा है वो इनिशियल है, और जो आपके पास एंड में लेटर लिखा हुआ है, जो पॉइंट एंड में है, वो फाइनल होता है। सही है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, एंडिंग माइनस स्टार्टिंग करेंगे, ऑलवेज याद रखना है। हेड माइनस टेल करेंगे। सही। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे आएगा कि अगर मेरे पास एक वेक्टर गिवन है, मैं उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा। सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है। वेक्टर कैसे गिवन होगा आपको? अच्छा, पहले देख लो, वेक्टर नॉर्मली आपके पास गिवन होगा कॉलम फॉर्म में। कॉलम वेक्टर जिसको कहते हैं, या कॉलम फॉर्म कह लो वेक्टर की। वेक्टर के अंदर आपके नाम है वेक्टर ए, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। ऐसे, ऊपर एक्स, ऊपर जो वैल्यू लिखी होगी, राउंड ब्रैकेट बना होगा, एक वैल्यू ऊपर होगी एक वैल्यू नीचे होगी, ऊपर वाला एक्स कंपोनेंट नीचे वाला वाई कंपोनेंट होता है। ये कॉलम वेक्टर, कॉलम फॉर्म में है वेक्टर। सही है। अगर वेक्टर रॉ फॉर्म में होता है तो फिर वो कैसे दिखता है? कॉमे से पहले आपके पास क्या होता है? राउंड ब्रैकेट होता है, और राउंड ब्रैकेट के बिटवीन में कॉमा, कॉमे से पहले एक्स कंपोनेंट, कॉमे के बाद वाला वाई कंपोनेंट। बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसे पॉइंट होता है। सही है। जैसे एक ऑर्डर पेयर होता है, एक पॉइंट होता है, तो रॉ वेक्टर, रॉ फॉर्म में वेक्टर बिल्कुल वैसे ही दिखता है। बट नॉर्मली आपके पास पेपर्स के अंदर बेटा जो क्वेश्चंस होते हैं गिवन वेक्टर्स के, उसमें कॉलम फॉर्म में वेक्टर गिवन होता है। सही है। अच्छा, तो अगर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, आप क्या करोगे? देखो, मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर ए, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग में एक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। इस सिंबल को कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, या मॉड्यूलस का नाम होता है इस सिंबल का। सही है। ये बेसिकली बताता है आपने उस पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या करोगे? वेक्टर के दो कंपोनेंट्स है, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। आप एक्स कंपोनेंट का भी स्क्वायर करोगे, वाई कंपोनेंट का भी स्क्वायर करोगे, दोनों वैल्यूज को ऐड कर लोगे, देन होल पे क्या लगाओगे? रूट। सिंपल। एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर भी होगा, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर भी होगा, दोनों ऐड होंगे, और होल पे क्या आ जाएगा आपके पास? स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने किसी भी वेक्टर का आप इजीली मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो। सही है। अच्छा, चलो पैरेलल वेक्टर्स की बात करते हैं। पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, कुछ टाइप्स होती है ना वेक्टर्स, दो वेक्टर्स है दोनों पैरेलल है, क्या मतलब है? दो वेक्टर्स अगर दोनों पैरेलल है, इसका मतलब है दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। या तो मैग्नीट्यूड सेम होता है, या फिर मैग्नीट्यूड मल्टीपल होता है। एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका मल्टीपल होगा। सही है। पैरेलल वेक्टर्स, एक वेक्टर है ये ए, सही है,
दूसरा वेक्टर है आपके पास बी। ए वेक्टर का आपके पास मैग्नीट्यूड है 7 और बी वेक्टर का आपके पास मैग्नीट्यूड है 28। सही है। तो आपके पास बेटा क्या है, जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 7 है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 का क्या है, मल्टीपल है। 28 क्या होता है, 4 टाइम्स 7। अगर 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 28 आ जाए, तो 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। सही है। तो अगर आपके पास दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड या पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड से या फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो सकते हैं। सही। अब पैरेलल होंगे कब, अगर इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों राइट साइड पे है वेक्टर्स, दोनों की डायरेक्शन लेफ्ट पे है, दोनों की पॉजिटिव टॉप पे है, दोनों की बॉटम पे है, तो आपके पास जो है वो बेटा पैरेलल वेक्टर होंगे। तो याद रखना है, पैरेलल वेक्टर सेम भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड का मल्टीपल भी हो सकता है। सही है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड, एक्स कंपोनेंट भी मल्टीपल हो सकता है, वाई कंपोनेंट भी मल्टीपल हो सकता है। सही है। लेकिन एक कंपोनेंट मल्टीपल है दूसरा नहीं है तो ये भी पैरेलल नहीं है, दोनों कंपोनेंट्स मल्टीपल होने चाहिए। सही है। अगर आपके पास वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड नहीं है, वेक्टर आपके पास किस फॉर्म में है, वेक्टर की फॉर्म में गिवन है, मैग्नीट्यूड नहीं गिवन दिया हुआ, तो आपको क्या चाहिए कि अगर एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है 3 और वाई कंपोनेंट है 7, तो दूसरे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट अगर आपके पास जो है वो 3 का मल्टीपल 3 टाइम्स 4 आ रहा है 12, तो फिर वाई कंपोनेंट भी क्या होना चाहिए, 7 टाइम्स 4 हो। 7 किससे मल्टीप्लाई हो, 4 से। अगर एक्स कंपोनेंट 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 भी किससे मल्टीप्लाई हो, 4 से, तो 28। सही है। और क्या है कि एक्स कंपोनेंट का जो साइन है दोनों वेक्टर्स में सेम हो, वाई कंपोनेंट्स का भी साइन दोनों वेक्टर्स में सेम हो, तो हम कहेंगे ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल है, अदरवाइज पैरेलल नहीं है। सही है। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई, पैरेलल। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है दोनों वेक्टर्स का, या ये इस तरीके का कुछ, तो ये या तो मल्टीपल है या सेम है मैग्नीट्यूड, या एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स, बट दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, ओपोजिट है। एक जा रहा है राइट तो दूसरा लेफ्ट, एक टॉप तो दूसरा बॉटम, मतलब 180 डिग्री ओपोजिट है। ओपोजिट का मतलब होता है 180 डिग्री मूव कर जाना। सही है। तो हम कहेंगे ये पैरेलल वेक्टर्स नहीं, ये एंटी पैरेलल। ये कौन से एंटी पैरेलल, उसमें क्या होगा, एक का साइन अगर एक्स कंपोनेंट एक वेक्टर में पॉजिटिव होगा तो दूसरे में नेगेटिव होगा। सही है? और अगर वाई कंपोनेंट पहले वाले में नेगेटिव है तो दूसरे में पॉजिटिव। सही है। तो बस साइन का फर्क आएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बोल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फॉलोइंग वेक्टर्स। ये जो वेक्टर्स दिए हुए हैं देखो, सारे कॉलम वेक्टर, करेक्ट नोटेशन, जो करेक्ट नोटेशन साइड्स पे आप पास जो है एब्सोल्यूट वैल्यू वाला लाइंस होती है वो आ जाती है, वो बेसिकली उसकी करेक्ट नोटेशन है। सही। एंड गिव नॉन एग्जैक्ट आंसर इन देयर सिंपलेस्ट सर्ड फॉर्म। और आपने जो है वो आंसर देना है, एग्जैक्ट आंसर दो ना, ये बोलना चाहिए इसको। एक भी दे सकते हो, फॉर्म के अंदर भी दे सकते हो, डेसिमल भी दे सकते हो, ये T1 कैलकुलेटर वाले पेपर, फिर वहां पे आप फॉर्म में आंसर छोड़ दोगे, रूट के अंदर छोड़ दोगे। P2 में आएगा तो आप अच्छा भाई, हम एक क्वेश्चन पिक करते हैं इसका, पार्ट नंबर सी। वेक्टर गिवन दिया हुआ है CZ इक्वल्स टू 12 - 5। ये कॉलम वेक्टर है, मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकलेगा, क्या लेंगे, CZ और नोटेशन है इक्वल्स टू, कैसे निकलता है, एक्स वैल्यू का, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर 12, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, बीच में आ गया प्लस पे रूट। सही है। 12 का स्क्वायर 144 प्लस -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ गया, तो 169 आ गई वैल्यू। रूट के अंदर 169, 169 का रूट लोगे 13 आ जाएगा। तो आपके पास इस CZ वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 13। सही है।
चलो, अब एक पार्ट हम करते हैं इसका जी और फिर जे। तीन पार्ट्स करेंगे, बाकी सारे होमवर्क। जी, जी सेट माइनस फोर है, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जी जेड इज द ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। क्या करेंगे? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट है 7, उसका स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, वो क्या आ गया? रूट 7 का स्क्वायर 49 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे और रूट ले लेंगे। 49 प्लस 65, 60 से बाहर नहीं आ सकता, सिंपलेस्ट सर्ट। सही है। हम्म, अच्छा, अब हम इसका एक लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर जे। पार्ट नंबर जे में भी आपके पास एक वेक्टर है जे जेड, द नेम ऑफ वेक्टर। सही है। कॉलम वेक्टर है आपके पास -√5 3√2। सही। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपने। क्या करेंगे? हम लिखेंगे जे जेड, और स्टार्टिंग और एंडिंग में आपके पास जो है वो क्या आ जाएंगी? वर्टिकल लाइंस। दिस इज द करेक्ट नोटेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। सबसे पहले आप क्या करते हो, जो उसका एक्स कंपोनेंट है -√5 जैसे, उसका स्क्वायर, फिर वाई कंपोनेंट 3√2 का स्क्वायर, बीच में प्लस, और होल पे क्या आ जाता है? रूट आ जाता है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस, और √5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल 5 आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आ गया, और होल पे रूट कॉपी कर दिया। 5 + 9 × 2 18, 18 + 5 23, √23, 23 प्राइम नंबर है, रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट सर्ट फॉर्म के अंदर इसका आंसर आ गया। तो अच्छा, इसमें देख लो या कुछ इसमें कुछ पूछना है तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड निकालोगे, और अक्सर ये सवाल पेपर में आ जाता है 1 मार्क के लिए। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड इन ईच केस फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टिंग वेक्टर, मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो बोल रहा है सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई का क्या मतलब है? एक से ज्यादा आपके पास कॉलम वेक्टर्स गिवन दे दिए, 2, 3, सही है, 4, मोर देन वन आपके पास जो है वो वेक्टर्स गिवन है, उनके बिटवीन में साइन या माइनस, या तो मतलब आपने दो वेक्टर सेट करना है, तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। एक्स कंपोनेंट में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, और वाई कंपोनेंट में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। तो बस ये काम करना है, बहुत आसान है ये भी। सही। एक पार्ट हम इसका करते हैं ए, और फिर एक पार्ट हम इसका कर लेंगे एफ। सही। 10 11 प्लस सेकंड वेक्टर है -2 -8, प्लस थर्ड वेक्टर है 5 0। तीन वेक्टर्स है, तीनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो तीनों के एक्स कंपोनेंट्स को हम ऐड कर देंगे। 10 +- -2 +5। इसी तरह वाई कंपोनेंट को ऐड कर देंगे। 11 +- -8 + 0, तो 10 -2 8, 8 + 5 13, 11 -8 3। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया 3 13। एक्स कंपोनेंट, सॉरी, 13 3, एक्स कंपोनेंट 13 है और वाई कंपोनेंट 3। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। दो तीन वेक्टर्स ऐड सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो उनका रिजल्टेंट फाइनल नेट वेक्टर बनता है वो आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने कोई मसला ही नहीं है। एक्स कंपोनेंट का क्या करेंगे? स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होल पे रूट। 13 का स्क्वायर आपको पता है 169 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, होल पे रूट। तो 169 + 9 कर दो, और रूट से 169 + 9, और रूट ले लिया तो 178। सही है। डेसिमल में लिखना चाहो डेसिमल में लिख दो, P1 में है तो नहीं लिखोगे, यही आंसर आएगा। P2 में आप डेसिमल में आंसर दे सकते हो। बोलता है तो दे दो, नहीं दे बोलेगा तो आपकी मर्जी है। सही है। अच्छा भाई, तो अब आते हैं हम पार्ट नंबर एफ के ऊपर। तो ये पार्ट एफ में क्या है आपके पास?
4 मल्टीप्लाई हो रहा है कॉलम वेक्टर -5 4 से, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 -3 से, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है -11 2 से। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, वेक्टर के साथ उससे पहले एक नंबर लिखा हुआ है 4 3 2, एक स्केलर नंबर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हमें समझ में आ गई कि वेक्टर को जब भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्स कंपोनेंट एक्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है वाई वाई में। अगर एक स्केलर नंबर एक वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बहुत आसान है। स्केलर नंबर जब वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर के दोनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे नहीं है कि एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और वाई से छोड़ देंगे, या वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स से छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बराबरी रखनी है। सही है। अच्छा, तो अब आपके पास ये 4 जो है वो -5 से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 से भी होगा, तो -20 हो गया और 16 हो गया, माइनस कॉपी। अब ये 3 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 -3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 6 -9। सही है, माइनस कॉपी। अब ये 2 स्केलर नंबर -11 और 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो -22 और ये 4। सही है, एक्स कंपोनेंट में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -20 -6 माइनस माइनस +22। वाई कंपोनेंट में 16 माइनस माइनस +9 -4। तो -20 -6 -26 +22 करोगे -4 आ गया, 16 +9 25, 25 में से 4 माइनस करेंगे 21 आ गया। सही है, आपने रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया। इस क्वेश्चन के अंदर आपने वेक्टर, दो वेक्टर्स को ऐड करना, दो या दो से ज्यादा सबट्रैक्ट करना, एक स्केलर नंबर वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई होता है वो आपने सीख लिया। सही है। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। इधर एक्स कॉम्पोनेंट -4 का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट 21 उसका स्क्वायर, होल पे क्या आ जाएगा, रूट। -4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 16 आ गया हमारे पास, प्लस 21 के स्क्वायर करेंगे तो 441, दोनों को ऐड किया, रूट ले लिया, तो 457 रूट में ये आंसर आ गया। ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। चलो भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाकी जो इसके पार्ट्स है रिमेनिंग वो आपने करने बिल्कुल ऐसे ही होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपके पास, बोल रहा है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो आपने निकालनी है। गिवन दैट, क्या गिवन दिया हुआ है, हर पार्ट के अंदर एक इक्वेशन गिवन दी हुई है। इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भी वेक्टर है, राइट साइड पे भी वेक्टर है, तो वेक्टर इक्वेशन गिवन दे दी आपको। सही है। और आपको अननोन्स ए बी फाइंड करने हैं, तो इसके भी हम दो पार्ट्स करते हैं। हम इसका कर लिया, सही है। ए बी होमवर्क, सी और डी करते हैं पहले, फिर डी। पार्ट के अंदर हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन दी हुई है, ए मल्टीप्लाई, अब देखो आपके पास लेफ्ट साइड की बात करते हैं हम। लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है, तीन वेक्टर्स है, आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट उससे एक स्केलर नंबर से भी हो रहा है। कोई वेक्टर हो रहा है तो कोई नहीं हो रहा, नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ए ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, -3 से भी होगा, तो 2a, ये 3 -3 कॉपी हो गया, माइनस कॉपी 2b से मल्टीप्लाई हुआ 2b, 2 -4 से हुआ तो 2 मल्टीप्लाई -4 -8 इक्वल्स टू 0,0। अच्छा इधर देखो, एक चीज देख लो, यहाँ पे ना इक्वेशन है। इक्वेशन की एक साइड पे ना तीन वेक्टर्स है, या एक से ज्यादा वेक्टर्स है, 2 3 4 जितने भी, और दूसरी साइड पे एक वेक्टर है। तो आपके पास क्या है बेटा, ये वेक्टर इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है, हमें तो पता होता है इक्वेशन में ऐसे ही होता है। तो अगर लेफ्ट राइट साइड पे एक वेक्टर है, एक सिंगल वेक्टर है, तो राइट पे भी हमने एक सिंगल वेक्टर ही बनाना है। तो राइट पे एक से ज्यादा वेक्टर्स जितने भी होंगे ऐड सब्ट्रैक्ट होने के बाद हम उसको एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम अननोन्स की वैल्यूज निकाल लेंगे। आ जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये तीनों वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे या ऐड हो जाएंगे, जो भी हो रहा है। तो एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। 2a -3 -2b, इसी तरह -3a माइनस माइनस +3 माइनस माइनस +8। तो लेफ्ट साइड पे एक सिंगल वेक्टर आ गया और राइट साइड पे भी एक सिंगल वेक्टर है। तो जब भी ऐसा होगा, लेफ्ट पे भी एक सिंगल वेक्टर, राइट पे भी एक सिंगल वेक्टर, बीच में इक्वल का साइन, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है। दो वेक्टर्स के इक्वल का मतलब ये होता है कि एक्स कंपोनेंट के बराबर है और वाई कंपोनेंट के बराबर है।
ये एक्स कॉम्पोनेंट के बराबर है। लेफ्ट पे एक्स कॉम्पोनेंट है 2a-3 - 2b, और राइट पे एक्स कॉम्पोनेंट है 0। इसी तरह लेफ्ट पे y कॉम्पोनेंट है आपके पास -3a प्लस 3 + 8 11 लिख लो डायरेक्ट, और राइट पे y कॉम्पोनेंट है 0। तो माइनस का 3a राइट पे आके प्लस का 3a हो गया, 11 = 3a। तो a की वैल्यू हमें मिल गई 11/3। तो ये a की वैल्यू आ गई। अब हम b की वैल्यू निकालने के लिए जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन बनी थी, इसमें हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। 2 × a की जगह पे 11/3 -3 - 2b = 0। सही है। अच्छा, अभी माइनस का 2b है, 0 के पास भेज दो इसको, प्लस का 2b हो जाएगा इधर आके। हाँ, अब ये 3 के डिवाइड में 1 लिखा हुआ है, इसको भी 3 बना देंगे। तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर सेम, 3 एक मरतबा लिखेंगे। 2 × 11 22 -3 × 3 9 = 2b। तो 22 - 9 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 13 आ जाएगा कुछ। 13 डिवाइड में 3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, b के साथ इधर आके डिवाइड हो गया। तो b की वैल्यू आ गई 13 डिवाइड बाय 2 × 3 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ b। b की वैल्यू भी निकाल ली हमने और a भी निकाल लिया। यही दो हमने चीजें फाइंड करनी थी। सही। चलो, अब हम इसका एक लास्ट पार्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होगा वो भी। पार्ट नंबर डी। पार्ट डी के अंदर भी हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो 3 डिफरेंट वेक्टर्स है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक सिंगल वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सही है। हम्म। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, माइनस एक्स वाला कंपोनेंट। अच्छा, लेकिन सबसे पहले आपने जो स्केलर नंबर है वो वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। 4 - 1 कॉपी, माइनस 8a 1 से मल्टीप्लाई हुआ 8a हो गया, 8a -8 -a से मल्टीप्लाई होगा -8a² हो गया, माइनस b और 15 ये वाला वेक्टर कॉपी इक्वल्स टू 9 -14 कॉपी हो गया। सही है। तो x वाला कंपोनेंट x से माइनस प्लस हो जाएगा, 4 -8a - b। y वाला y से -1 माइनस माइनस प्लस 8a² -15 इक्वल्स टू 9 -14। तो x कंपोनेंट x के बराबर, y कंपोनेंट y के बराबर। तो यहाँ पे ये 4 -8a - b बराबर है 9 के। और सॉरी, एंड 1 प्लस सॉरी -1 -15 -16 डायरेक्ट लिख दो, प्लस 8a² किसके बराबर है, -14 के। 8a² इक्वल्स टू -14 माइनस का 16, राइट पे आके क्या हो गया, प्लस का 16। तो 16 में से 14 माइनस करेंगे 2a²। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के पास आके डिवाइड, तो a² की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 1/4। 2 / 8 1/4 होता है। तो स्क्वायर हटाने के लिए हमने दोनों साइड पे रूट ले लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a की वैल्यू आ रही है 1/2। 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, a की वैल्यू आ गई। अब इधर पुट करके b निकाल लेंगे। तो 4 -8 a की जगह पे 1/2, माइनस का b राइट पे आके प्लस भी हो गया, +9 लेफ्ट पे आके -9। तो ये 4 -8/2 4 -9 इक्वल्स टू b। प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई -9। सही। पार्ट डी में भी हमने इजीली ए बी फाइंड कर लिए। इसमें देख लो कहीं भी कुछ भी पूछना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, शो ऑल ऑफ योर वर्किंग, अपनी वर्किंग शो करो और बताओ कि ये वेक्टर जो है वो, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग, वेदर द वेक्टर्स इन द फॉलोइंग पेयर्स आर पैरेलल और नॉट। आपने ये बताना है हर पार्ट के
वैक्टर्स गिवन दिए हुए, आपसे पूछ रहे बताओ ये पहले पहले साइन देखो सबसे पहले। अब आओ पार्ट ए के अंदर, पार्ट ए में फर्स्ट वेक्टर का जो है वो एक्स कंपोनेंट है, इसका -6 है, साइन सेम नहीं है, पैरेलल नहीं है। एक्स के साथ नहीं है तो वाई का देखने की जरूरत भी नहीं है। सही है। पार्ट बी, पार्ट सी है, एक्स कंपोनेंट का साइन ये भी पैरेलल नहीं है। ये पार्ट सी, पार्ट सी में आओ देखो। अच्छा भाई, तो पार्ट बी में है उस, और सेकंड वेक्टर है। सही है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, दोनों वेक्टर्स में एक्स कंपोनेंट का साइन सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं हो सकते। सही। अच्छा, पार्ट बी में क्या है आपके पास, आपने फर्स्ट वेक्टर जो है पीसी उसमें देखा एक्स कंपोनेंट का साइन माइनस है। सेकंड वेक्टर जो है क्यू डी उसमें एक्स कंपोनेंट का साइन प्लस है। तो इन दोनों वेक्टर्स में एक्स कंपोनेंट का साइन सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं हो सकते। अब पार्ट सी में आओ, पार्ट सी में देखो क्या है आपके पास। पार्ट सी के अंदर आपके पास एक्स कंपोनेंट का साइन भी प्लस है फर्स्ट वेक्टर में, और सेकंड वेक्टर के अंदर भी एक्स कंपोनेंट का साइन प्लस है। दोनों वेक्टर्स में एक्स कंपोनेंट का सेम साइन है। इसी तरह दोनों वेक्टर्स में वाई कंपोनेंट का भी सेम साइन है, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन तो सेम है दोनों वेक्टर्स में ना, तो ये पैरेलल तो है। सही। अब देखते हैं कि इनके मैग्नीट्यूड सेम है, अगर सेम नहीं तो मल्टीपल है या नहीं है। अगर मैं देखूं मेरे पास जो फर्स्ट वेक्टर है पीई, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 4 6। सही है ना, एक्स कंपोनेंट है, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, एक्स कंपोनेंट है 4 और वाई कंपोनेंट है 6। लेकिन क्यू एफ वाला जो वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट 12 है और वाई कंपोनेंट 18 है, तो 12 और 18 में से कुछ कॉमन आ सकता है। हम्म, यस, कुछ कॉमन आ सकता है कि 4 और 6 बन जाए। हाँ, तो आपके पास 12 और 18 दोनों क्या है, कॉमन आ सकता है दोनों में। कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ सकता है, 12 और 18 दोनों 6 में आते हैं। सही है। 6 के टेबल में 12 आता है, अगर मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, वेक्टर में से मैंने 6 कॉमन ले लिया, तो एक्स कॉम्पोनेंट में से 6, 12 में से 6 कॉमन गया, 2 बचेगा। और वाई कॉम्पोनेंट में से आपके पास जो है वो 18 में से 6 कॉमन गया तो 3 बचेगा। तो इसी तरह जो आपके पास पीई वाला वेक्टर है उसमें भी तो कॉमन आ रहा है, क्या, 2। 2 कॉमन आने के बाद 4 में से 2 कॉमन गया तो 2 बचेगा, 6 में से 2 कॉमन गया तो 3 बचेगा। सही है। तो आपके पास क्या है, पीई वेक्टर है, क्यू एफ वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स का जो है वो जो कॉमन आ रहे थे एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में से, जो वैल्यू कॉमन लेने के बाद अब 2 3 सेम बन रहा है, एक्स कंपोनेंट सेम बन रहा है, वाई कंपोनेंट भी सेम बन रहा है। तो इसका मतलब एक्स कंपोनेंट भी क्या था, मल्टीपल है, और वाई कंपोनेंट भी क्या है, मल्टीपल है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल है, तो ये क्या है, दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। तो आप क्या लिख दोगे, पीई एंड क्यू एफ आर पैरेलल। सही है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं पार्ट नंबर डी में। पार्ट नंबर डी में देखो, एक्स, दोनों वेक्टर्स के अंदर आपके पास देखो सेम साइन है, एक्स कंपोनेंट का और वाई कंपोनेंट का भी सेम साइन है, तो इसका मतलब ये पैरेलल हो सकते हैं। अब आओ देखते हैं ये पैरेलल है या नहीं है। डी वाले में आपके पास फर्स्ट जो वेक्टर है उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 12 और -8 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 कॉमन आ गया। 12 कहाँ पे आता है, 4 के टेबल में हमारे पास 3 पे, और -8 आएगा -2 पे, मतलब हाँ। सही है। और क्यू एच के अंदर, क्यू एच वाला जो वेक्टर है उसमें
18 और 12 में से क्या कॉमन आ गया, 6, तो 3 बचा और ये -2 बचेगा। तो ये दोनों वेक्टर्स भी क्या है, कॉमन आने के बाद सेम आ रहे हैं, तो ये दोनों वेक्टर्स भी पैरेलल है। पीजी एंड क्यू एच आर पैरेलल। सही। अच्छा, इसी तरह आप पार्ट ई के अंदर भी देखोगे, पार्ट ई में भी हो सकता है कि कॉमन आ जाए। सही है, क्योंकि दोनों पार्ट ई में भी दोनों वेक्टर्स में एक्स का कंपोनेंट का वाई कंपोनेंट का साइन सेम है, तो पैरेलल हो सकता है। एफ वेक्टर की बात करते हैं। एफ वेक्टर के अंदर एक्स कंपोनेंट का साइन जो है वो फर्स्ट वेक्टर में माइनस है और सेकंड में प्लस है, तो ये पैरेलल नहीं है, नॉट अ पैरेलल। सही है। जी वाले वेक्टर के अंदर भी ऐसे ही है कि एक्स फर्स्ट जो वेक्टर है उसका साइन प्लस है एक्स कंपोनेंट का, और सेकंड वेक्टर में एक्स कंपोनेंट का साइन माइनस है, तो ये भी पैरेलल नहीं है। पार्टी आपने करना है, हो सकता है ये पैरेलल हो और हो सकता है पैरेलल नहीं हो। सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है हमें, यूज ग्राफ पेपर और स्क्वायर ग्रिड पेपर। हम स्क्वायर ग्रिड पेपर यूज करेंगे। सही है। हमने वेक्टर सम्स की और उसके रिजल्ट्स की ना डायग्राम बनानी है। सही है। हमने पीछे क्या किया, दो वेक्टर्स को ऐड किया, उसका आंसर हमें पता था, आ जाता था। अब यहाँ पे ना प्रॉपर हम क्या करेंगे, डायग्राम्स ड्रॉ कर लेंगे। सही है। क्या बोले, इंश्योर दैट द एरोज यू ड्रॉ ऑल। अब यहाँ पे ना दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं। अब दो वेक्टर्स जब ऐड होते हैं उनका रिजल्टेंट कैसे आता है, अगर प्रॉपर उनकी डायरेक्शंस भी ड्रॉ की जाए, तो इस चीज को समझना है मेन। सही है? अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना हमें बहुत दो तीन पार्ट्स करने हैं। तो हम बीच में क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बिल्कुल मिड में, और एक हॉरिजॉन्टल। हमारे पास 1 स्क्वायर ग्रिड 1 यूनिट होगा। सही है। तो पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है 4, उसके एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 1 है। एक्स की वैल्यू 4 ये रही, 1 2 3 4, और वाई की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ गया। सही है। सेकंड जो है हमारे पास पॉइंट, वो है 1 2। एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2, ये यहाँ पे आ जाएगा। सही है। अच्छा, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 और 3 आएगा। एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 3, ये पॉइंट आएगा। सही है भाई। अब देखो वेक्टर्स बनेंगे कैसे, 3 पॉइंट से 3 वेक्टर्स बन रहे। फर्स्ट वेक्टर कौन सा था, 4 1 वाला। फर्स्ट वेक्टर कौन सा था, 4 1। तो ये फर्स्ट वेक्टर है हमारे पास, ये फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट वेक्टर, सेकंड थर्ड। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, आपके पास 3 डिफरेंट लाइंस बन जाएंगी। मेन इनका एरो बनाना है। सही है, ये लाइन बन गई, ऐसे बन गई, ऐसे बन गई। सही है। अब मेन आओ, एरो बनाओ फर्स्ट वेक्टर। अब देखो जब भी दो वेक्टर्स ऐड होंगे ना, यहाँ पे दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं पार्ट ए के अंदर, लेफ्ट साइड के ऊपर दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, तो फर्स्ट दो वेक्टर्स ऐड कैसे होते हैं, ये रूल समझ लो। फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर का टेल आपस में ज्वाइन होते हैं, ये चीज याद रखो। फर्स्ट वेक्टर आपके पास ये वाला इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका हेड, इसका एरो इस तरफ बनेगा, और सेकंड वेक्टर का टेल, ये आपस में ज्वाइन होंगे, तो सेकंड वेक्टर का हेड एरो ऐसे बनेगा। सही है। तो आपके पास क्या है, फर्स्ट वेक्टर जैसे चल रहा है, सेकंड वेक्टर उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। ये चीज का ख्याल रखना, जब भी दो वेक्टर्स ऐड होंगे तो फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर की सेम डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जाएंगे। मतलब ऐसे मूव किया देन फिर फर्दर। और रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है, जो उसका रिजल्ट आएगा, उसकी डायरेक्शन होगी, अब ऐसा नहीं होगा कि ये पैटर्न फॉलो होगा और इसकी डायरेक्शन ऐसे नीचे बनेगी, नहीं। नहीं। तो आपके पास याद रखना है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी उसके हेड भी जो है वो सेकंड वेक्टर के हेड के पास होता है। सेकंड वेक्टर का हेड और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड साथ होगा। सही है। हम्म। तो ये हमने दो वेक्टर्स को ऐड कर लिया, ये उसका क्या कर लिया, हमने सम की डायग्राम बना दी। सही है। अच्छा, अब हम एक डिफरेंस वाला कर लेते हैं, एक डिफरेंस का कर लेते हैं। सही है। जैसे पार्ट एफ करते हैं इधर। चलो एक पार्ट डी करते हैं, फिर पार्ट एफ करते हैं। पार्ट डी में एक्स की फर्स्ट पॉइंट 1, एक्स की वैल्यू -5 है, वाई की वैल्यू 1 है, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। नहीं। फिर एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -4, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -4, ये पॉइंट आ गया। फिर इनका जो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो एक्स की वैल्यू -4, एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू -3, ये पॉइंट आ गया। सही है।
इन तीनों को आपने ज्वाइन करना है, तो आपके पास क्या होगा, तीन डिफरेंट लाइंस बन जाएंगी और उनको फिर एरोस बना के वेक्टर्स के अंदर कंप्लीट करना है। सही। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो तीन वेक्टर्स, अब डायरेक्शन मेन है, क्योंकि डायरेक्शन होगी तो वेक्टर्स बनेगा, डायरेक्शन नहीं है तो वेक्टर नहीं। के पास जो है वो क्या कहते हैं, साइड्स बन रही है, नॉर्मल लाइंस बन रही है, डायरेक्शन आ गई तो वेक्टर्स बन गया। सही है। वेक्टर से ट्राइंगल बनाओ, पैरेललोग्राम बनाओ, कोई भी शेप बना लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सही है। मेन डायरेक्शन है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है वो देखो। फर्स्ट पॉइंट था आपका -5 1 वाला, ये रहा। एक्स की वैल्यू -5, वाई की वैल्यू 1। तो इसकी जो डायरेक्शन है, इसका जो हेड होगा, वो सेकंड वेक्टर का जो पॉइंट है उसकी तरफ होगा। ये सेकंड वेक्टर था ऐसे, और सेकंड वेक्टर का इसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा, फॉलो अप करेगा। सही है। और जो रिजल्टेंट आपका वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर, हम्म तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी आपके पास, उसकी डायरेक्शन आपके पास जो है वो सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ होगी। ये चीज का ख्याल रखना है। सही है। अब हम एक पार्ट एफ कर लेते हैं इसका। पार्ट एफ में हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो है वो एक स्केलर नंबर फर्स्ट वेक्टर से मल्टीप्लाई, और उसको मल्टीप्लाई कर दो। सही है। 2 × 1 2, 2 × -1 -2, तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -2, ये पॉइंट आ गया। फिर एक्स की वैल्यू, अच्छा लेकिन हाँ सही है, एक्स की वैल्यू -2, और सेकंड पॉइंट है एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू -3। सही है। एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू -2 ये रही, और वाई की वैल्यू -3 ये रही। सॉरी, ये नीचे वाली आएगी, ये रही। एक मिनट। ओ, एक मिनट, ये थोड़ा सा जो प्रीवियस डायग्राम थी, थोड़ी से इसमें मैंने एक पॉइंट ऊपर बना दिए। अच्छा, डायरेक्शन तो सारी सही थी। फर्स्ट पॉइंट था -5 1, सेकंड पॉइंट था एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -4, थोड़ा ये नीचे पॉइंट आएगा, ये वाला। फिर एक्स की वैल्यू -4 थी। सही है। ये रही एक्स की वैल्यू -4। एक मिनट क्या करूं, एक्स की वैल्यू 1 ये रही, और वाई की वैल्यू -4, यहाँ पे पॉइंट आएगा, थोड़ा सा एक नीचे आएगा। फिर एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू -3, ये पॉइंट आएगा। सही है। अच्छा, इन तीनों लाइंस को, पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब मेन एरो है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है आपके पास, -5 1, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसका हेड सेकंड पॉइंट की तरफ होगा, सेकंड वेक्टर जो सेकंड पॉइंट है उसकी तरफ, क्योंकि वो वेक्टर है। सही है। और जो सेकंड जो वेक्टर होगा वो उसी की डायरेक्शन को फॉलो करेगा, और जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ होगी, सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ होगी। सही है। चलो, अब हम करते हैं पार्ट नंबर एफ। पार्ट नंबर एफ के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 2 - 2, क्योंकि आपके पास जो फर्स्ट वेक्टर है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -2। सेकंड पॉइंट है एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू -3, एक्स आ गया -2, वाई की वैल्यू आ गई -3, ये पॉइंट आ गया। थर्ड, अब जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 1 है। एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट आएगा। ये वाला। सही है। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो आप। सही है। ये बन गया आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, फर्स्ट पॉइंट। सही है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 2 - 1 हमारे पास वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -2, ये रहा, ये वाला पॉइंट है फर्स्ट। सही है। और सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड वाला ये वाला है -2 -3। तो आपके पास जो है वो फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर की तरफ होगा। सही है ना। हम्म।
और जो सेकंड वेक्टर है उसका हेड कहाँ होता है, मतलब इसी डायरेक्शन को फॉलो करता है जब जब दोनों वेक्टर्स ऐड हो रहे हो। लेकिन इस बार सेकंड वेक्टर ऐड नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड वेक्टर है वो प्लस का नहीं, वो माइनस का है। तो इसका मतलब है माइनस का क्या मतलब होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट कर दो। तो सेकंड वेक्टर ये फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन को फॉलो करता, बट अब इधर ऐसा नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर की तरफ ही होगी। सही है। और जो रिजल्टेंट बनेगा, जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो आपको पता है कि सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ होती है। सही है। तो अभी सेकंड वेक्टर का हेड घूम गया है, तो लेकिन इसकी नहीं घूमेगी, वो डायरेक्शन ऐसी ही होगी। सही है। अब क्या होगा, अगर सेकंड वेक्टर नेगेटिव है तो फिर रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो सेकंड वेक्टर के टेल की तरफ होगी, हेड की तरफ नहीं होगी। सही है। चलो, इसमें देख लो कुछ पूछना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। सही है। 6 और 7 करते हैं। 6 में बोल रहा है आपके पास गिवन दिया हुआ है एक ओपी वैक्टर 2 7 और एक ओ क्यू वैक्टर। आपको एक पार्ट ए में बोल रहा है फाइंड द कॉलम वैक्टर पी क्यू। पी क्यू वैक्टर निकालना है। अब ये ओपी और ओ क्यू क्या वैक्टर है? अच्छा। अच्छा, वैक्टर की एक और टाइप होती है जिसको कहते हैं पोजीशन वैक्टर। क्या कहते हैं? पोजीशन वैक्टर। वैक्टर की एक टाइप होती है, उसका नेम होता है पोजीशन वैक्टर। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है टेल भी होती है, इफ फिक्स्ड। स्टार्टिंग पॉइंट या टेल क्या है, फिक्स्ड है। ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट या टेल, स्टार्टिंग पॉइंट को आप टेल भी कह सकते हैं, तो वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। सही है। अब फिक्स पॉइंट या तो ओरिजिन हो सकता है या ओरिजिन के अलावा कोई भी हो सकता है। सही है। तो अगर आपके पास जो है वो कोई भी वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज ओरिजिन, इसका मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट टेल फिक्स्ड है, और उसका जो फाइनल पॉइंट जो है वो हेड का जो पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। तो ये आपका पास कहलाएगा, फाइनल पॉइंट इसका पी हो गया, तो ये कहलाएगा आपके पास ओ पी, पोजीशन वेक्टर। ओपी क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पोजीशन, इसका टेल फिक्स्ड हो गया है। ओरिजिन पे फिक्स नहीं हो, किसी भी पॉइंट पे फिक्स हो जाए तो वो भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। अच्छा, एक चीज और समझ लिए यहाँ पे। अगर मैं आपको बोलता हूँ बेटा एक वेक्टर ओपी फाइंड करो, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, सर क्या करेंगे हम, फाइनल पॉइंट पी माइनस इनिशियल पॉइंट ओ। पी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे, पी वेक्टर होगा एक्स वाई माइनस ओरिजिन वाला वेक्टर होता है 0 0। तो आपके पास जो है वो x-0 x ही आ जाएगा, y-0 y आ जाएगा। तो जब भी आपके पास ऐसा पोजीशन वेक्टर निकालिए जिसकी पोजीशन, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, जिसकी टेल ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे फिक्स्ड है, तो उसका वो पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल होता है, फाइनल पॉइंट के, एंडिंग पॉइंट के, टेल वाले, हेड वाला जो पॉइंट है उसके इक्वल होता है। सही है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपके पास दो पोजीशन वेक्टर्स गिवन दे दिए, एक ओपी और एक ओक्यू। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है। तो ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, और कौन सा, ओरिजिन। एक कॉलम वेक्टर निकालने को बोल रहा है पी क्यू। हम निकाल लेते हैं कॉलम वेक्टर पी क्यू। हमें पता है पी क्यू वेक्टर कैसे निकलेगा, फाइनल टर्मिनल पॉइंट क्यू, फाइनल पॉइंट क्यू माइनस इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पी। अब ये बात हमें पता है कि क्यू वाला जो पॉइंट है वो बराबर है किसके, पोजीशन वेक्टर ओ क्यू के। पोजीशन वेक्टर ओ क्यू बराबर है क्यू वाले पॉइंट के, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि जब कोई भी वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, जिसकी टेल ओरिजिन पे है, तो उसका वो वेक्टर बेसिकली टर्मिनल मतलब फाइनल एंडिंग पॉइंट के इक्वल होता है। सही है। तो पी की जगह हम क्यू की जगह हम लिख देंगे ओ क्यू, माइनस पी की जगह हम लिख देंगे ओ पी। सही है। ओ क्यू वाला हमारे पास वेक्टर है -3 1, माइनस ओ पी वाला वेक्टर है 2 7। इन दोनों वेक्टर्स को हम माइनस करेंगे, हमारे पास क्यू वेक्टर आ जाएगा, -3 -2 -5, 1 -7 -6, ये हमारे पास पी क्यू वैक्टर आ गया। सही है। पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोल रहा है, 2 × क्यू पी वैक्टर। सबसे पहले क्यू पी वैक्टर निकलेगा, देन वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 क्यू पी वैक्टर कैसे निकलेगा, पी टर्मिनल फाइनल पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, माइनस क्यू स्टार्टिंग पॉइंट है, इन दोनों को माइनस कर दो। सही है। आपको पता है पी है ओपी के बराबर, ओपी पोजीशन वेक्टर के बराबर, क्यू बराबर है ओ क्यू पोजीशन वेक्टर के बराबर, इन दोनों को माइनस करेंगे।
तो टू ओ पी वाला वेक्टर है आपके पास 2 7 माइनस ओ क्यू वाला वेक्टर है -3 1। तो टू टू माइनस माइनस +3, 2 + 3 5 हो गया, 7 - 1 6 हो गया। अब इन टू इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ गया आपके पास 10 और 12। दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 QP, 2 टाइम्स QP। सही है, QP सबसे पहले आपने एक वेक्टर फाइंड कर लिया, देन उसको 2 से एंड में मल्टीप्लाई करवा दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 7, गिवन क्या दिया हुआ है, एक पोजीशन वेक्टर ओ ए, एक पोजीशन वेक्टर ओ बी। सबसे पहले पार्ट ए में आपको क्या बोल रहा है, कॉलम वेक्टर बी ए निकालना है, सॉरी ए बी निकालना है। ए बी कैसे निकलेगा आपके पास, B - A। बी आपको पता है ओ बी है, माइनस ए बराबर होता है ओ ए के। तो ओ बी है -8 9, माइनस ओ ए है आपके पास 4 - 7। तो -8 -4 -12, 8 माइनस माइनस +7 तो 16, सॉरी 9 माइनस माइनस +7 हो गया, 9 + 7 16 हो गया। तो ए बी वाला वेक्टर आ गया आपके पास -12 16। सही है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम क्या निकालेंगे, पार्ट बी के अंदर। पार्ट बी में बोल रहा है 5 मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए। तो सबसे पहले आपने बी ए वेक्टर निकालना है, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर उस मैग्नीट्यूड को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, बी ए वेक्टर निकालते हैं। हमें पता है यार, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में सिर्फ क्या फर्क हो रहा है, बी ए वेक्टर में जो स्टार्टिंग, ए बी वेक्टर में ए स्टार्टिंग है और बी ए में ए एंडिंग पॉइंट है। सही है, तो मतलब डायरेक्शन का फर्क हो रहा है। सही है, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का। जैसे ऊपर ओपी वेक्टर और सॉरी पी क्यू वेक्टर और क्यू पी वेक्टर में कोई फर्क नहीं था, देखो डायरेक्शन का फर्क था। पी क्यू वेक्टर -5 -6 आ रहा था और क्यू पी वेक्टर 5 6 आ रहा था, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम था, बट डायरेक्शन डिफरेंट थी, एक प्लस तो दूसरा माइनस में आ रहा था। तो यहां भी ऐसे ही होगा भाई, जो ए बी वेक्टर है बी ए उसका क्या आएगा, ओपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो सिंपल हम वेक्टर बी ए निकालेंगे नहीं, बी ए माइनस बी करके निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी ए बी निकाल चुके। तो ए बी का जो एक्स कॉम्पोनेंट है -12 है, वो बन जाएगा +12, और वाई कॉम्पोनेंट +16 से -16 हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, 12 एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस -16 वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर कर दिया, होल पे रूट ले लिया। तो 12 का स्क्वायर आपको पता है 144, प्लस -16 का स्क्वायर करोगे, ऐड कर दिया पूरा, आपके पास वैल्यू 400 आ गई, रूट में 20। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 20। अभी 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस मैग्नीट्यूड से, 20 से, तो आंसर कितना आ गया, 100। सही है, इसमें देख लो कुछ पूछना है यहाँ तक। तो आज हम वेक्टर्स के टॉपिक को यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लेंगे।